वीडियो को शुरू करने से पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेष सूचना। तो ये क्वेश्चन सारे हिंदी में है, लेकिन मैं इनको आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे। तो भाई जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी में भी आएगा और वो इंग्लिश में भी आएगा, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, जब इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो वो हिंदी की तरफ भागते हैं। लेकिन मैं इन हिंदी वाले क्वेश्चन को ही इंग्लिश में समझाने की आपको कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये हिंदी में है उनके लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर इशू ऑफ शेयर से। अब तक जो है हम 2 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पहला चैप्टर एडमिशन, दूसरा रिटायरमेंट। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, वरना आप जो है यूपी बोर्ड एक्सेल लिस्ट में जा सकते हैं हमारे चैनल की। और गाइस ये क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम जो है आपके साथ 23 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप मुझे लास्ट में ये बताएंगे कि 23 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके जो है 12 नंबर आते हैं, अगर आपके 12 नंबर आ जाते हैं या आपके 13 नंबर आते हैं या 15 नंबर आते हैं, यानी कि अगर 12 प्लस आपके नंबर आते हैं तो सोचने का विषय नहीं है, आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है और आपको और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके नंबर जो है 12 से कम रह जाते हैं तो आपका सोचने का विषय है कि आपने चैप्टर इशू ऑफ शेयर कितने अच्छे से पढ़ा है। जो आपके क्वेश्चन गलत गए हैं उन टॉपिक्स को दोबारा जाके आप पढ़ें। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन पिछले साल भी आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर भी आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2019 में आ रखा है, ये 2017 में आ रखा है, 2011 में आ रखा है और ये क्वेश्चन जो है आपका 20 में भी आ रखा है, 18 में भी आ रखा है, 12 में भी आ रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और बाकी ये जो क्वेश्चन बचते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप मान के चलो। क्यों इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट होने के इनके चांस होते हैं कि आपका ये इस बार के एग्जाम में आपके रिपीट हो जाए या इनमें से कोई एक आपसे पूछ लिया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें और इसकी बिल्कुल भी मत करें। तो चलिए जल्दी से फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिएगा, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने और ये क्वेश्चन 2004 में आया था, क्या पता ये इस बार भी आ जाए। तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है चैप्टर इशू ऑफ शेयर। मैं फिर बता दूं ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है चैप्टर इशू ऑफ शेयर यूपी बोर्ड क्लास 12 अकाउंट्स के बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। संयुक्त पूंजी को हम ज्वाइंट कैपिटल भी बोल देते हैं कि ज्वाइंट कैपिटल का जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है या अनावश्यक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्य, यानी कि अगर कोई जॉइंट कैपिटल कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। निजी मतलब एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है कि एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 200 सदस्य हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। तीसरे एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 होनी चाहिए। और ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, या जो भी आप जिस भी ईयर में एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। हाँ अब सही है, ठीक है। तो फोर्थ एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है, यदि किसी कंपनी की 51% चुकता अंश, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं पेड कैपिटल, आप इसको बोल सकते हैं, अंश को हम क्या बोल लेंगे, शेयर। तो ये क्या हो गया, पेड शेयर पूंजी सरकार के पास है तो वह कंपनी कहलाती है। सिंपल सी बात ये है, अगर कोई कंपनी है,
ठीक है, उसमें से 100% में से अगर 51% हिस्सा सरकार के पास है तो वो एक सरकारी कंपनी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, मैंने इसका आंसर आपको कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सरकारी कंपनी। इस क्वेश्चन में यही बताया हुआ है जो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी एक कंपनी है उसमें 100% में से अगर 51 हिस्सेदारी सरकारी कंपनी की है, सरकार की है, तो वो कंपनी आपकी सरकारी कंपनी कहलाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th MCQ में हमसे पूछा गया है और ये 5th MCQ आपका 2007 में आ रखा है। तो ये हो गया आपका VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पब्लिक कंपनी की प्रदत्त पूंजी यानी कि पेड कैपिटल डैश या इससे अधिक होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 5 लाख होनी चाहिए। प्रदत्त को हम बोलते हैं पेड और पूंजी को कैपिटल। 6th MCQ में पूछा गया है कौन से अंश पर लाभांश की दर निश्चित होती है, यानी वो कौन सा शेयर है जिसके ऊपर प्रॉफिट जो है हमें फिक्स रेट पे मिलता रहेगा। पहला है समतांश, समता अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी शेयर। पूर्व अधिकारी अंश को बोल लेंगे हम प्रेफरेंस शेयर। समता व पूर्व अधिकारी अंश यानी कि इक्विटी व प्रेफरेंस शेयर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है ये कंपनी के मालिक होते हैं, तो पूर्व अधिकारी अंश पे हमें जो है निश्चित दर से हमें लाभ मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं अपने 7th MCQ की। 7th MCQ में हमसे पूछा गया है पूर्व अधिकारी अंश उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो, यानी कि प्रेफरेंस शेयर किन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो निश्चित आय चाहते हैं, वह जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, जोखिम वहन पसंद करते हैं, जोखिम वहन पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जोखिम पसंद करते हैं और जोखिम पसंद नहीं करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर किन लोगों के लिए होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो निश्चित आय चाहते हैं और वह जोखिम को उठाना नहीं चाहते, तो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर जो है बेस्ट शेयर रहते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की। 8th MCQ में पूछा गया है कंपनी के अंशधारी होते हैं, यानी कि जो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो इनमें से आपको बताना है इनमें से क्या है। कर्मचारी है, लेनदार है, स्वामी है या ग्राहक है। देखो ग्राहक तो हो ही नहीं सकता, कर्मचारी भी नहीं हो सकता, लेनदार भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वामी। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर। नेक्स्ट MCQ में आपसे पूछा गया है 9th MCQ में पूछा गया है अंश पूंजी खाता है। अंश यानी कैपिटल, अंश मतलब यानी शेयर, पूंजी कैपिटल, पूंजी को बोलते हैं हम कैपिटल, अंश को बोलते हैं हम शेयर। तो शेयर कैपिटल खाता है, तो क्या खाता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक यानी कि रियल अकाउंट, अवास्तविक यानी कि नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो शेयर कैपिटल खाता क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पर्सनल अकाउंट है। बात करते हैं 10th MCQ की। 10th MCQ में हमसे पूछा गया है अंशों का निर्गम किया जा सकता है, यानी कि जो इशू करते हैं, निर्गम को बोल लेंगे हम इशू, अंशों का यानी कि शेयर, यानी कि शेयर हम इशू कर सकते हैं सम मूल्य पर, एट पार, अधिक मूल्य पर, एट प्रीमियम, पट्टे पर, डिस्काउंट, इनमें से किसी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी पर भी हम इशू अपने शेयर को इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आई होप गाइस आपको ये पता होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल पोर्शन करते हैं तो उसमें साफ साफ समझाया जाता है, पहला ही टॉपिक होता है ये। और ये क्वेश्चन जो है 2020, 17 और 9 में आ रखा है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर, यानी कि 11th MCQ की ओर चलते हैं। 11th MCQ में क्या पूछा गया है, अंश निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है, यानी कि अंश निर्गम यानी जब हम शेयर इशू करते हैं उसके ऊपर अगर हमें प्रीमियम मिलती है तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या फिर लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, या लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम उसको दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है 2008 में आया था। बात करते हैं नेक्स्ट MCQ की, यानी कि 12th MCQ हमसे पूछा गया है अंशों के निर्गम प्रीमियम डैश में हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि जब हम शेयर को इशू करते हैं उसके ऊपर जो हमें प्रीमियम मिलती है तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, लाभ हानि खाते में, संचित पूंजी खाते में, संभाव्य संचित खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है आपका सरप्लस में जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका रिजर्व
रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। किसके अंदर? शेयर होल्डर फंड में संचित यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में ये जाता है। इसे चिट्ठे यानी जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो शेयर होल्डर फंड होगा उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस नाम से ये जाएगा, जो भी हमें जब शेयर इशू करते हैं उसके ऊपर जो प्रीमियम मिलती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की, यानी कि 13 एमसीक्यू हमसे पूछा गया है अंशों के आवेदन पर दे न्यूनतम राशि होनी चाहिए। यानी कि जब अंशों का आवेदन होता है तो उसमें न्यूनतम राशि होनी चाहिए। कितनी? कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए, कम से कम 25% होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू यानी 14 एमसीक्यू हमसे पूछा गया है दो लगातार मांगों के मध्य न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। यानी कि दो लगातार मांगो यानी कि जब हम पैसा मांगते हैं शेयर होल्डर से तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 1 माह का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 14 वाले एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट 15 एमसीक्यू की और 15 एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। 15 एमसीक्यू में पूछा गया है प्रत्येक मांग राशि अंशों के अंकित मूल्य के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 25%। ना तो इसका आंसर ए होगा ना बी ना डी, इसका आंसर होगा सी 25%। चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 16वें वाले एमसीक्यू की और 16 एमसीक्यू हमसे पूछा गया है टेबल एफ अपनाने वाली कंपनी बकाया मांग पर दर किस दर से ब्याज वसूल कर सकती है। बकाया मांग यानी कॉलिंग एरियर पर कितना जो है वो ब्याज ले सकती है अगर टेबल एफ वो अपना रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 10% वो ले सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की यानी कि 17वें यानी कि 17 एमसीक्यू की। 17 एमसीक्यू हमसे पूछा गया है 17 एमसीक्यू में पूछा है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना यानी कॉलिंग एडवांस हो जाती है तो उसके ऊपर कंपनी कितना ब्याज दे सकती है। तो उसके ऊपर जो है 12% दे सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं 18 एमसीक्यू की। 18 एमसीक्यू में पूछा है सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुल निर्गम की 90%। ठीक है, ये होगा न्यूनतम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है आपका 90% होना चाहिए। बात करते हैं 19 एमसीक्यू की। 19 एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। 20 में आ रखा है, 18 में आ रखा है और 12 में आ रखा है। क्या पूछा गया है? अपहरण अंशों का हम बोल लेंगे फॉर फ्यूचर शेयर पूर्ण निगम के बाद यानी जब उनको रीइशू करने के बाद खाते का शेष अंतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? वो किया जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी पूंजी संचय खाते में जो है ट्रांसफर किया जाता है, अंतरित किया जाता है। जब आपने इसकी एंट्री पढ़ी होगी, जनरल एंट्री पढ़ी होगी इसकी फॉर फ्यूचर शेयर की, तब आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ रखी तो आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है। प्रैक्टिकल नहीं किया कोई बात नहीं, मगर इन एमसीक्यू का पढ़ के एक बार जरूर जाए एग्जाम देने से पहले। उसके बाद 20 एमसीक्यू में आपसे पूछा गया अपहरण अंशों यानी कि फॉर फ्यूचर का पुनर्निगम किया जा सकता है। यानी कि जब हम फॉर फ्यूचर करते हैं शेयर को तो उसका हम जो है इशू कर सकते हैं सम मूल्य पर यानी कि एट पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे या इन सभी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन सभी पर जो है हम अपने फॉर फ्यूचर शेयर को रीइशू कर सकते हैं। रीइशू पुनर्निगम का मतलब होता है रीइशू। बात करते हैं अपने 21 एमसीक्यू की। 21 एमसीक्यू में क्या पूछा गया है देख लेते हैं वो भी। 21 एमसीक्यू हमसे पूछा गया जब अंशों का हरण किया जाता है जब यानी फॉरफिट कर लिए जाते हैं तो पूंजी खाते को डैश में डेबिट किया जाता है। यानी कि तो पूंजी खाते को डैश से डेबिट किया जाता है। यानी किससे डेबिट किया जाता है? अंशों पर प्रदत्त राशि पर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, अंशों पर प्रदत्त राशि। प्रदत्त मतलब है कितना उन्होंने पैसा दे दिया है उस राशि से हम जो है उसको डेबिट करेंगे। बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट एमसीक्यू की। सेकंड लास्ट एमसीक्यू में पूछा गया है अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, अंश हरण खाते यानी कि जब हम शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो उसके जो शेष आएगा बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसको हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ रखा है और ये 2011 में आया था। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं कर रखा है इस चैप्टर का।
ठीक है। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल पोर्शन कर रखा हुआ उनको ये सब एंट्रीज आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो अब आपका क्या करें, या तो आप प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से कर लो या फिर इन्हें जो है आप अच्छे से पढ़ लो 2 बार 3 बार 4 बार, जिससे ही आपको अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम में अगर ये आए तो आप फटाक से इनको कर याद। अगर डीपली घुस के करना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर की जनरल एंट्री पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट एमसीक्यू की। सेकंड लास्ट एमसीक्यू में पूछा गया अपहरण अंश खाते के शेष को डैश हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंश पूंजी खाते में जो है इसको हस्तांतरित किया जाता है। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप कितने क्वेश्चन सही गए हैं इनके इसमें से नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपके लाइक में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि कर भला तो हो भला। और चैनल आपने अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक और चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच क्लास।